आओ आओ भाई, आओ, नमस्कार। ये परिचय कराते हैं, ये वरुण हैं और अभी कल जो रिजल्ट आया है 28 अगस्त को, उसमें आप डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर विशेष जिला परीक्षा अधिकारी कहते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। और बहुत लंबे समय से लगे हैं और कैसे कैसे घाट घाट का पानी पीना, कभी यहाँ लिखना कभी वहाँ पढ़ना, ऐसा वरुण के साथ चल रहा है। और आज आप लोगों के बीच हैं तो हम लोग कुछ खास बातचीत करेंगे। पहले तो वरुण आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। थैंक यू सर। हाँ, और कैसा लग रहा है, कैसा सर मतलब एक बर्डन काफ़ी कम हो गया, ऐसा लग रहा है बहुत सालों से कोई बर्डन कैरी कर रहा था, वो फाइनली अब आगे बढ़ सकते हैं। नहीं बिल्कुल वहीं पे नहीं खड़ी रहे, अब खड़ी रहेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। वैसे जॉब जैसे आपने घर में क्या, घर वालों का जो एक ओपिनियन आया, जैसे आप पहले रिजल्ट कौन देखा, कौन बताया आप? सर टेलीग्राम चैनल में तो यही रोज़ ही यही चलता था कि आ जाएगा आ जाएगा, तो ऐसे ही मतलब डाउट ही होता था। बट रात को 8 बजे किसी ने बोला कि 8 बजे पक्का आएगा, तो फिर मैं 8:15 बजे मैंने जैसे ही चेक किया तो मेरे को PDF फाइल दिखी। मैंने PDF फाइल खोली नहीं, मैंने एक्चुअली मम्मी लोग सब डिनर कर रहे थे तो मैं उनके पास गया और मैंने बोल दिया कि रिज़ल्ट आ गया। और कुछ सेकंड्स के लिए तो सभी बिल्कुल चुप, मतलब एकदम से बिल्कुल बिल्कुल चुप हो गए कि ठीक है देखो। मैंने जैसे ही देखा तो PDF खुल रही थी। उससे पहले मतलब जैसे मैंने अपना रोल नंबर डाला तो उसमें कलर, मतलब जो भी आप डालते हो फाइंड करने के लिए, तो कलरफुल हो जाता है। तो PDF में एक पार्ट में कलर आ गया था, नाम नहीं आया था, कलर दिखने लग गया था। तो मैं समझ गया कि नाम तो मेरा है। बट थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए वही था कि केस वर्कर में है, जिला परिवीक्षा में है। तो जैसे ही रोल नंबर फिर जिला परिवीक्षा में आया तो मैं जोर से बोला कि हो गया मेरा। तो पापा तो बिल्कुल एकदम से उठकर सीधा गले लगा लिया खाना छोड़कर, और बहुत मतलब बिना आप आंखों से आंसू गिरे, बड़ा इमोशनल सा मोमेंट हो गया था सर। मैं आपको बता दूं कि इधर आ जाइए कि वरुण के साथ एक कंपटीशन भले ही 300 से ज़्यादा सीटों का रहा हो, लेकिन वरुण के लिए केवल 5 सीटों का था। हाँ जी सर, 2 परिवीक्षा की थी और 3 केस वर्कर के लिए और 2 जिला परिवीक्षा अधिकारी के लिए था। यानी कि वरुण का सिलेक्शन अगर 5 सीटों के भीतर कहीं होता है तो ये सेलेक्ट थे, अदरवाइज नहीं। जिला परिवीक्षा जो अधिकारी था उसमें सिर्फ 2 पोस्ट थे, जिसमें एक वरुण को मिल गया और 3 जो केस अधिकारी के लिए, इसी के लिए एलिजिबल थे। तो यह भी एक बहुत बड़ा रिस्क, मतलब ये PCS इनके लिए टुकड़ों में था, कुछ के लिए तो सब जगह था, ये कहीं किसी कोने में 316 समथिंग वैकेंसी थी, 18 वैकेंसी थी, उसमें जो है 5 पोस्ट के लिए इनका संघर्ष था। तो मैं तो इनको, वरुण को अपने इलाके का टॉपर मानता हूँ कि ये जो है प्रयास के भी टॉपर है। और आप लोगों को बड़ा सुखद एक जानकारी दूँ कि मेरे सेंटर से बहुत पुराने स्टूडेंट, जो कि उन्होंने मतलब एक प्रकार से कहा जाए कि तैयारी वगैरह को लेकर के काफ़ी लंबे समय से, फिर वो इंजीनियर थे और अच्छे पैकेज और मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काफ़ी लंबा काम किया उन्होंने, और काम करते हुए उन्होंने इसी साल ARTO में सिलेक्शन लिया। और वो लंबे समय से जब नेहरू कॉलोनी में सेंटर हुआ करता था तो रेगुलर आके 1-2 साल पढ़े, लेकिन जानते हैं हर कोई आदमी अपना अपना डिसीजन लेता है। चूँकि वो अच्छे पढ़ने में थे, इंजीनियर थे, तो उन्होंने अच्छे पैकेज के साथ तो चले गए, लेकिन उसमें रहते हुए भी ARTO को में सेलेक्ट हुए। तो ये बड़ी भारी बात है। मैं अभिषेक की बात कर रहा हूँ और अभी फ़िलहाल वरुण की बात कर रहा हूँ। वरुण, थोड़ा सा आप कुछ ऐसा बताइए जो स्टूडेंट इंस्पायर हो, क्योंकि देखो हम कई बातें तो हम जान रहे हैं कि क्या कहा गया है, क्या सुना गया है, क्या किया गया है। ऐसा कुछ अपनी राइटिंग से जुड़ी कुछ बातें बताइए कि क्या इम्पोर्टेंस जो है राइटिंग का, और मुख्य परीक्षा में आपने क्या क्या ध्यान दिया? सर आई थिंक पढ़ाई तो अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है ही कि आप कितना पढ़ रहे हैं, बट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप पेपर में जितना पढ़ा है आप उसका कितना % लिख पा रहे हैं, किस तरीके से लिख पा रहे हैं, कितनी स्पीड से लिख पा रहे हैं, आपकी वर्ड्स आपने क्या चूज़ कर रखे हैं, और आपकी हैंड राइटिंग कितनी है। हर चीज़ आपको एक साथ साइमल्टेनियसली बैलेंस कर चलनी है। तो आई थिंक राइटिंग का तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप जितना लिखेंगे आप उतना ही लिखते लिखते सोचना भी शुरू कर देंगे। आप सीख जाएंगे कि लिखते लिखते सोचते कैसे हैं और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपको कैसे इम्प्लीमेंट भी करना है। तो बेस्ट तो मतलब
एम्फोसिस तो आई थिंक राइटिंग में ही सबसे ज़्यादा है। और मेरा जो स्लोगन है, आपने कभी मेरा पोस्टर देखा तो लिखना ज़रूरी है, ये मेरा स्लोगन है। और मैं चूँकि स्वयं इस सब में थोड़ा शामिल रहा हूँ लिखने पढ़ने में। जब मैं 21 बरस का था तब मैं अखबारों में छपने लगा था, तो मेरी यात्रा राइटिंग के साथ बड़ी सुनहरी रही है और बहुत ही कौतूहल से भरी रही। मैं एक अच्छे रिसर्च के पॉइंट ऑफ 60-70 पेज मेरे सामने हो तो मैं उसको 20 मिनट में समझ लेता हूँ कि इसमें क्या काम की चीज़ है, क्या काम की चीज़ नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने। और प्रेजेंटेशन पे मैं अक्सर क्लास में, आप लोगों को भी ये चीज़ जानकारी में होगा कि क्लास में ये बात दोहराने से नहीं चूकता हूँ कि जो टिक करेगा तो वो तो एक इंटेंसिव एनालिसिस से बाहर रहेगा, लेकिन जो व्यक्ति लिखेगा वो अंतिम सफलता में गिना जाएगा। साक्षात्कार जरूरी है, साक्षात्कार का भी थोड़ा अनुभव ले लेते हैं। वरुण, आपका हम लोगों ने लंबे समय, मुझे लगता है फरवरी में रिजल्ट आ गया था, और आपका इंटरव्यू कब था? सर 2 जुलाई को था मेरा। 2 जुलाई का इंटरव्यू। खास तो आपको बताएं तो जो अभिषेक की चर्चा की है उनका भी 2 जुलाई का ही इंटरव्यू था। आप फरवरी से रिजल्ट आया हो और जुलाई में आप इंटरव्यू दे रहे हैं और इंटरव्यू की दशा से 4 महीने से गुजर रहे हो, तो अपने आप में व्यक्ति सैचुरेटेड हो जाता है। उसका कोई अनुभव, हम लोग तो बहुत मॉक इंटरव्यू, अंदाजन कितने मॉक इंटरव्यू आपने लिया होगा? सर 3 to 4 मुझे याद है, 3 to 4 मैंने मॉक किए थे। और पर्सनल इंटरेक्शन में देखें तो पर्सनल तो सर आपके साथ ही जो मेरे डाउट्स थे मैं वही उसी पे ज़्यादा बात करता था, बट इतना सफिशिएंट आई थिंक। बहुत ज़्यादा मॉक भी नहीं करने चाहिए। पर्सनल इंटरेक्शन में ये है कि आपको अपने डाउट्स चाहे जितने छोटे हों बड़े हों वो क्लियर कर लेने चाहिए। चाहे मैं तो टाई, शूज़, हर चीज़ के डाउट मैंने क्लियर करे, मतलब जितना हो सका। कितना कोट पहन के आप आए? कोट कितने कि मुझे लगता है, मैं तो ज़्यादा ध्यान नहीं है, 3-4 कोट तो आप बदल चुके थे सर। हाँ, मैं मतलब ड्रेस में अपनी चेंज ही कर मॉक में आता था कि ये कैसा लग रहा है, ये कैसा लग रहा है, ये शूज़ कैसे लग रहे हैं, ये टाई कैसी लग रही है। तो उसी के बेसिस पे ही फिर फाइनल इंटरव्यू दिया था। आपको ऐसा लगता है वरुण की जो आज के दौर के कंपटीशन है और आज का जो युवा है जिसमें आप भी शामिल हैं, हम तो थोड़ा पीछे हो गए, मतलब हमारी एज के हिसाब से। पहले के जो हमारी युवा के टाइम में जो सोच, कंपटीशन को आप बहुत स्मार्ट तरीके से लोग लेने लगे हैं, क्या उसकी ज़रूरत है? जैसा कि परीक्षा में अभी भी चुनौतियां उसी ढंग की पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करना, कम समय में फलाना कर लेना, जल्दीबाजी दिखाना, ऐसा तो नहीं लगता युवा जैसे इसको बहुत हल्के में ले रहा है? और गहराई से ले तो क्या लेना चाहिए? सर आई थिंक इस टाइप के एग्ज़ाम्स में ये काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, और ये फिज़िकली तो आपको थकाता ही है, बट मेंटली भी बहुत आपको टेस्ट करता है। तो इसके लिए थोड़ा पेशेंस होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आप फर्स्ट ईयर में ही आए और आपने फर्स्ट टाइम में अटैम्प्ट दिया और आपका क्लियर हो जाए। मीन्स हो जाए तो वेल एंड गुड, बट नहीं हुआ तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि ये लंबी लड़ाई है और काफ़ी स्टेप बाय स्टेप है, क्योंकि प्री का पैटर्न बिल्कुल अलग है, मेंस का अलग है, फिर आपको इंटरव्यू में थोड़ा अलग टाइप तैयारी करनी पड़ती है। अभी अगर यंगस्टर्स की बात की जाए तो ऐसा भी हो सकता है, नॉट नेसेसरली, पर ऐसा भी हो सकता है कि जल्द से जल्द सबको सक्सेस चाहिए और वो टाइम शायद नहीं इतना देना चाहते। हमें भी मींस 2 अटैम्प्ट दिए, अगर यूपीएससी की बात करूँ 2 अटैम्प्ट दिए और लगता है कि बहुत सफिशिएंट है, इससे आगे हमें नहीं जाना चाहिए। बट बहुत सारे ऐसे भी हैं जो लगे रहते हैं, उनको विद टाइम उनको इनफैक्ट कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम कर सकते हैं, क्योंकि उनको अपनी स्किल्स दिखने लग जाती है, किस तरह से वो एग्ज़ाम को अप्रोच करते हैं वो उनको समझ में आने लग जाता है। तो थोड़ा सा पेशेंस, टाइम टेकिंग चीज़ है, एग्ज़ाम का पैटर्न को समझना भी ज़रूरी है, उसके हिसाब से फिर अपनी प्रिपरेशन की जाए। नाइस, ठीक बोल रहे हैं आप। असल में हम भी 22 साल से पढ़ाते पढ़ाते डे बाय डे जनरेशन चेंज भी देखा। तो पढ़ाई को मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को लगता है मुझे आता है इसलिए सिलेक्शन हो जाएगा, जबकि मैं ये बताता हूँ कि आप बताएंगे तब आपका सिलेक्शन होगा। अब जैसे वरुण अपने घर में होते और बहुत अच्छी बात इनके मन में है, लेकिन बताने के प्लेटफॉर्म पे ही नहीं आएंगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा? ठीक है, कोई रोचक ऐसा तथ्य जो इंटरव्यू में आपको लगा कि यार मेरा तो इंटरव्यू ही गया, ऐसा कोई कहीं पे लगा था? हर पॉइंट पे लग रहा था। आई मीन क्योंकि 4 महीने का गैप हो गया था, फेब एंड में रिजल्ट आया था और 2 जुलाई को इंटरव्यू हुआ था। तो मेरी मार्च में तो मैं बिल्कुल बहुत अच्छी प्रिपरेशन थी मेरी,
मीन्स अपीयरेंस की बात करूँ, कॉन्फिडेंस की बात करूँ, आंसर जिस तरह देना है उस तरह की बात करूँ, बट टाइम के साथ साथ वो चीज़ें अपने आप ही थोड़ी डिफ्यूज सी होने लग गई। मैं खुद फ्रस्ट्रेटेड फील होने लग गया, क्योंकि एक्चुअली जो स्ट्रगल चल रहा था वो मेरा तो 10 साल से ही चल रहा था, उसमें एक एक दिन फिर अब मेरे को बहुत भारी पड़ने लग गए थे। उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली इंटरव्यू में हुआ है। जितना मुझे लगता है मैं कैपेबल था जिस तरह का डिलीवर करने के लिए, मैं उतना नहीं कर पाया। वहाँ पे जाकर डर तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा, ना ही ऐसा लगा कि बिल्कुल घबराहट में जवाब ही नहीं दे पा रहा हूँ, हाथ कांप रहे हैं या आवाज़ कांप रही है, वो चीज़ बिल्कुल नहीं हुई थी। बट हाँ, काफ़ी क्वेश्चंस में मुझे बोलना पड़ गया कि सर मुझे नहीं आता है, मैं इसके बारे में देखूँगा। और इनफैक्ट थोड़ी पता नहीं क्या हो गया था उस टाइम, ने गलत आंसर हुआ या सॉरी किया, आप जैसा बोल रहे हैं कई चीज़ों में हो जाता है। आपने मुझे इंटरव्यू के बाद भी मुझे बोला था कि इंटरव्यू अच्छा नहीं गया है, तो मैंने जनरली मेरी एक सरल भाषा यही है कि जो हो गया हो गया, ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको बताऊँ कि मेरे अनुभव में रहा है कि आप बहुत अच्छा जज इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आप अपने प्रति इतने स्वार्थी होते हैं कि अच्छे जजमेंट में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति डरा रहता है। वो सोचता है यार मैं इंटरव्यू दिया, मेरा रिजल्ट जो है कहीं डामाडोल ना हो जाए। तो आप इवैल्यूएशन अपना जब करने जाते हैं तो वो डर के साए में करते हैं, यानी रिस्क में इश्क ठीक से नहीं होता। वैसे रिस्क से इश्क हो जाए तो फिर रिस्क नहीं रहता है। तो उस तर्ज पर अगर देखें तो आपका जो डरा हुआ भाव था वह भी कहीं ना कहीं एक सकारात्मक इसलिए था, क्योंकि व्यक्ति को जब चयन के अंतिम कदम पे होता है, पड़ाव पे, तो इतना स्वाभाविक है। हम लोगों के साथ भी बहुत डर भय काम करते रहे होंगे। अब ये बात और है कि पढ़ाते लिखाते हैं तो इन सबसे बहुत मतलब नहीं रहता, लेकिन ये बात सही है कि इंटरव्यू का हर प्रश्न प्रभावित करता है और हमेशा ये रहता है कि मैं इसका जवाब कितना बढ़िया दे रहा हूँ, कैसे और अच्छा कर सकता था, क्या निकलते निकलते इंटरव्यू अच्छा हुआ कि नहीं। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमने ये कहा था कि मतलब चलो जो हो गया हो गया। लेकिन असल में कभी भी इंटरव्यू में हमेशा ये विचार रख के जाना चाहिए, या लिखित परीक्षा में भी, कि आप अगर बेहतर का मन आपका कह रहा है, आपको लगता है कि आपने जो किया वो बेहतर है, तो आपके मन से बेहतर शायद और कोई जजमेंट नहीं हो सकता है। तो आपका नंबर क्या आएगा वो तो देख लेंगे, लेकिन आपका रिटन इतना अच्छा रहा होगा कि अगर इंटरव्यू में कुछ 19-20 हुआ भी होगा तो वो सिलेक्शन में रुकावट नहीं बना। लेकिन आपके लिए चैलेंज बड़ा था। अभी एक दिन बीत गया, जैसे हम लोग अब खड़े हैं, तो आप फील कर रहे हो सही से, मतलब चलो यार रोजगार मिल गया, अब कोई नौकरी खोज लिए हैं, अब पटरी ठीक से जीवन चलेगा। और मैं बताऊं आपको, तो मैं हमेशा, बच्चा लोग भी समझ लें कि मैं हमेशा कहता हूं कि आपके चयन से सबसे ज़्यादा खुश आपके माँ बाप होते हैं, उसके बाद आप स्वयं होते हैं, उसके बाद जो आपको पढ़ाया वढ़ाया है वो होता है, शायद चौथा पाँचवा कोई होता है नहीं होता है मालूम नहीं, कम ज़्यादा कोई हो तो हो, लेकिन होता नहीं कोई। लोगों को परेशानी ज़्यादा होती है, मुस्कुराते हैं बट कलेजे में कुछ और रखते हैं, है ना, ऐसा है ना। तो आप लोग भी अपना केयरफुल रहिए। अगर आप चाहते हैं कि अपने गार्जियंस को दुनिया की बहुत अच्छी चीज़ दें तो उनको तसल्ली दीजिए, और वो तसल्ली आपका करियर है। ये मुझे लगता है कि आपके माता पिता इन परिस्थितियों से कल से आज में गुजरे होंगे। कैसा लगता है? डेफिनेटली बहुत, मतलब घर का माहौल ही चेंज हो गया है। मैं तो मतलब जितना लंबा मेरा स्ट्रगल मतलब जो भी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं मैंने, जो भी देखे हैं, तो मतलब मैं तो पर्सनली उसको फेस कर ही रहा था, बट मैं वो देखता था कि पेरेंट्स के चेहरे पर, उनके हाव भाव पे ये चीज़ें उनको भी इम्पैक्ट करने लग गई थी कहीं ना कहीं। कोई पूछता था कि बच्चे क्या कर रहे हैं, लड़का क्या कर रहा है, तो उनके लिए जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता था, वो नहीं टैकल कर पाते थे। मैं तो टैकल कर लेता था बट वो नहीं टैकल कर पाते थे। तो कल के बाद तो ये सब स्थिति नहीं है, स्थिति नहीं है स्थिति नहीं, परिस्थिति बदल गई। अभी जो ये वाला एग्जाम दिया था आपने, उसमें नहीं ये अपने नहीं हुआ प्रीलिम्स में? हाँ सर, नहीं। कितने नंबर सही थे सर पता नहीं, मार्क्स एक्चुअली मेरा नेचर नहीं है कि मार्क्स वगैरह में मैं याद रखूं, मार्क्स देखूं, मेरे को नहीं, मेरा यही मतलब होता है कि हुआ या नहीं हुआ। मैं यहाँ पर आप लोगों का आगाह कर दूं
कि ये कोई बड़ी बात नहीं होती कि एक परीक्षा में पूरी तरह प्री मेन इंटरव्यू में सफल होना और नेक्स्ट में प्री में भी नहीं होना, यह अच्छे खासों के साथ होता है। क्योंकि हर परीक्षा, अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपने मेन पास कर लिया, इंटरव्यू पास कर लिया, अब अगली बार हर बार की गारंटी होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप हर परीक्षा के साथ उसके हिस्से का न्याय नहीं करेंगे तो थोड़ी सी इसी तरीके के नतीजे कम ज़्यादा देखने को मिलेंगे, है ना। कोई बात नहीं, आपका तो मतलब मैं समझता हूँ, हालांकि हो गया होता तो आप फिर से मेंस देते, शायद आगे के लिए एसडीएम वगैरह के लिए ट्राई करते, लेकिन नहीं होने के बाद भी हमें लगता है कि ऐसे टाइम में ये नहीं होने वाला रिजल्ट आया उसी दिन कि नहीं होने का गम होने ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि एक तरफ हम सेलेक्ट हो गए और दूसरे तरफ नहीं होने वाला प्रीलिम्स भी आ गया, दिन एक ही था, तो मतलब खुशी और गम एक ही दिन था, लेकिन खुशी ज्यादा थी इसलिए गम का कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली क्या है कि इतने सालों में रिजेक्शन की बहुत ही ज्यादा आदत हो गई थी हर जगह में, मतलब कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, फिर नहीं हुआ। ठीक है, मैं भी शायद 2-3 बजे रिजल्ट देखा होगा प्री का कि नहीं हुआ, मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। पर रात को फिर इसका आया तो फिर लगा ठीक है भाई अब गंगा नहा लिया, हो गया। मैं बताऊं कि मैं रिजल्ट को लेकर के, ये इधर आ जाओ, मैं रिजल्ट को लेकर के, मुझे चूँकि 4 जुलाई को शायद लास्ट इंटरव्यू था, उसके बाद कमीशन पता नहीं किस अवस्था में चला गया, तो पूरा जुलाई निकल गया, ऑलमोस्ट अगस्त भी निकल गया। तो 28 तारीख को रिजल्ट आया तो हम तो ये मानते थे कि यार इंटरव्यू के बाद हफ्ते भर में कुछ हो जाना चाहिए, तो उधर से हमारा भी ध्यान नहीं था। मैं 8:45 बजे जब घूम टहल करके आया, थोड़ा 8 बजे से ऑफिस के बाद ऐसा करके, तो मुझे सोनल का फ़ोन आया, वो शुभांगी का। वो शुभांगी दिल्ली से, आजकल वो दिल्ली में है, तो उसने फ़ोन किया। तो मैं जनरली वो फ़ोन उतना करती उड़ती नहीं है, तो मैंने सोचा कि इसका फ़ोन आया तो ज़रूर कारण होगा। अब कारण में मैं बताऊं, मेरा सेंस उधर ही गया कि जरूर रिजल्ट आया होगा, कहीं रिजल्ट की सूचना ना हो। और जैसे मैंने फ़ोन उठाया, बोला सर आपने देखा रिजल्ट आया? हमने कहा रिजल्ट आ गया? बोले हमने कहा रिजल्ट है तुम्हारे पास? बोला हाँ। हमने कहा भेजो मुझे, तुम्हारा किस में हुआ? तो उसने बोला कि मेरा तो स्टेट टैक्स ऑफिसर में हुआ। तो मैंने उससे, ऐसे आदत होता है ना, तुम्हारा तो हो गया, औरों का पता किया? बोले नहीं सर अब भेज रही हूँ, आप देख लीजिए, अभी तो हमें लोगों का आइडिया नहीं है कि रोल नंबर क्या है क्या। तब हमने रिजल्ट देखा, रात में फिर बैठे रहे, अखबारों के साथ थोड़ा बातचीत, तो कुछ न्यूज व्यूज में भी आया। तो उसी, और दूसरा फ़ोन आपका था, हाँ जी, उसके बाद आप उस सूचना वहाँ से आई थी और फिर फ़ोन आपका आया। तो आपका तो क्लियर हो गया, तो हम मिलाने का कोई मतलब नहीं था। हाँ जी, हाँ जी। फिर कोई एक फ़ोन और आ गया था, ऐसे 3 फ़ोन आ गए थे, लेकिन धीरे धीरे देर होते जा रहे थे। तो हम अपना रिजल्ट में, तो रिजल्ट बनाते बनाते बन गया, और आप लोगों की वजह से बन गया। वैसे भी मैं एक बात बता दूँ सभी आप लोगों को, जो ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी सुनने वाला हो, मैं किसी के रिजल्ट का क्रेडिट बिल्कुल नहीं लेता। मेरा ये मानना है कि मैं सीढ़ी का वो रेलिंग है, आप पकड़ के भी चढ़ सकते हैं, छोड़ के भी चढ़ सकते हैं, है ना, लेकिन रेलिंग तो रेलिंग ही रहेगा। दूसरा, मेरा ये मानना है कि आप जब मेरे पास आते हैं तो बहुत सारा चीज़, छटपटाहट हो, दुख दर्द हो, उम्र हो, डिग्री हो, पसीना हो, खून पसीना एक करना हो, बहुत सारे चीज़ें सीख करके आते हैं। कोई नौसिखिया नहीं होते हैं। हम जूता बनाते नहीं हैं, हम कोई मटका बनाते नहीं हैं, हम कोई साइकिल बनाते नहीं, हम कोई मैन्युफैक्चरर नहीं हैं, हम पॉलिश्ड करते हैं। आप अगर बोलना ठीक से जानते हैं तो उसमें अगर कोई कमी है तो उसको पॉलिश करेंगे। आप राइटिंग में कहीं प्रॉब्लम है उसको ठीक करेंगे। लेकिन अगर आप पहले से ठीक हैं तो हमारे समय को कम ज़रूरत है। आप पहले से ठीक नहीं हैं तो हमारे समय की ज़्यादा ज़रूरत है, और ज़्यादा के लिए ज़्यादा वक्त की आवश्यकता पड़ती है। बस इतने का फ़र्क है। कई लोग आते हैं, कम समय रहता है इसलिए उनको पॉलिश नहीं कर पाते। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी देता हूँ। तो मैं हमेशा प्रतियोगियों से कहता हूँ, तुम मुझे समय दो, मैं तुमको सिलेक्शन देता हूँ। क्योंकि समय के साथ ही पॉलिश किया जा सकता है। चाहे सब्जेक्ट किसी प्रकार को पढ़ाना हो, उसका नैरेटिव फिट करना हो, राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अंक प्राप्ति की दृष्टि से। तो समय नहीं है तो फिर सब बेकार रहता है। वरुण जैसे प्रतियोगी जो लंबे समय से यूपीएससी दिए, पीएससी दिए, और समय की कोई ऐसी लेकर के कोई कंजूसी नहीं, पढ़ाई के नाम पर चाहे 4 घंटा देना हो, 8 घंटा देना हो, कोचिंग में देना हो, टीचर के साथ देना हो,
हमें याद है इंटरव्यू के टाइम में 7-7, 8-8 घंटे हो जाते थे। समय ही समय दिया जाता था, डिस्कशन बहुत चलते थे, तो वो सब मिला के नतीजे आते हैं। तो कुल मिला करके ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास समय है, संतुलन है, व्यक्तित्व है, थोड़े पारदर्शी हैं, एरोगेंट नहीं हैं, आकड़बाज नहीं हैं, थोड़े से मेंटलिटी में सॉफ्टनेस है, आदर भाव, मान सम्मान, अनुशासन है, तो मुझे लगता है कि आप उस सफल बनाने में हम जल्दी कामयाब होंगे। और मैं एक वरुण, अगर आपको याद हो, याद क्या आज ही की बात है, प्रोफेसर चौधरी ने क्या बोला, आप मुझे वो बताओ। टेलीफोन से जब आपको बधाई दिए, जो इंटरव्यू बोर्ड के हमारे मेंबर हैं, आपको क्या बोला? ये चौधरी सर ने तो फर्स्ट मॉक इंटरव्यू लिया था, जब पैनल बैठा था तो सर उसके पार्ट थे, तो इंटरव्यू तो अच्छा हुआ था। सर को उम्मीद थी मेरे से, तो मैं खरा उतरा उस पर। सर ने मुझे एक चीज़ बोली कि सिलेक्शन तो हो गया, बहुत अच्छी बात है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एरोगेंट हो जाते हैं सिलेक्शन के बाद, जब वो ज्वाइनिंग ले लेते हैं, तो तुम ज़रा उस चीज़ से बचना और वैसे मत बनना। और ये काफ़ी हद तक सच बात भी है। ये तो कई बार हम अपने दोस्तों में ही देख लेते हैं, तो और वो तो टीचर हैं, टीचर की नज़र से तो कौन स्टूडेंट बच पाए, वो फीलिंग हम लोग आपको बता दें कि अब देखो यार, कोई काम है नहीं तो यही काम करेंगे, क्यों वरुण? कोई काम नहीं है तो यही काम करेंगे। हमने भी अपने ज़माने में, जवानी में यही सब चीज़ें किया, कभी प्री फेल, कभी मेन फेल, कभी कुछ फेल फाल होते होते यहाँ तक यात्रा हो गई है ना। अगर हम हमेशा कहते हैं कि अगर मैं आईएएस होता तो फिर कोचिंग क्यों खोलता, और आईएएस अगर कोचिंग खोलते हैं तो आप सर्वे कर लीजिए कितने आईएएस कोचिंग चलाते हैं। तो बहुत मुश्किल जवाब होता है हर किसी का मेंटलिटी का। सब कोई सरकारी रोजगार अच्छा पाता है तो चिपक जाता है, कोई छोड़ छाड़ के पढ़ाता नहीं, शौकिया कोई पढ़ा रहा है अलग बात है। तो यह डिटर्मिनेशन बहुत ही ज़्यादा मतलब ताकत मांगता है, इन्फोर्सेबल है। हमारा शरीर, हमारा मन एक साथ कभी कभी साथ काम नहीं करता, फिर भी धक्का देता रहता है मन कि नहीं अभी बैठे रहो, अभी स्टूडेंट कुछ पूछ रहा है, कुछ लिखाना है, कुछ पढ़ाना है, किसी दिन तबीयत भी है नासाज, तब भी जब सामने सब बैठे हैं तो आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वैसे भी ये प्राइवेट कामकाज है। मैं जो प्रोफेसर चौधरी साहब ने आपको फ़ोन पे जब हम लोग बात कर रहे थे, स्पीकर ऑन था, इनसे भी हमसे भी बात हो रही थी, तो उन्होंने ये बात बड़ी अच्छी कही, क्योंकि उम्र में भी हैं और समझ भी रहे हैं। और हम लोगों ने अपने जीवन में जितने भी सिलेक्शन हुए उसमें कम ज़्यादा इक्का दुक्का एरोगेंट शुरू में ही देख लेते थे। जैसे रिजल्ट आता है लोग एरोगेंट हो जाते हैं, मतलब वैसे तो आएंगे, चरण छुएंगे, नमस्कार करेंगे, 2-2 घंटे के घंटे इंतज़ार करेंगे, अच्छी बातें करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे। अगर आप उनको कह देंगे कि भाई जो जरा यार ये लिख करके आओ, तो वो भी कर देंगे। फाइल उठा लाओ, कहीं कुछ कर दो, तुम वहाँ क्यों खड़े हो, जरा कुर्सी इधर रख दो, कुर्सी क्या, नहीं मैं ला रहा हूँ सर, ये सब भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। झाड़ू अगर मैं लगा रहा हूँ तो उसको भी छीन के लगा देंगे। लेकिन जैसे ही सिलेक्शन होता है उनको लगता है करी, तो वो पता नहीं कौन सा यूरिया इंजेक्शन पोटास होता है, मुझे मालूम नहीं, बट मैं चौधरी साहब की बात से मैं वरुण को कह सकता हूँ, वैसे हर व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है, कभी इस चक्कर में मत पड़ना, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे यहाँ फर्स्ट बैच के एसडीएम थे 22 साल के, जब मैं 2002 में पढ़ाता था। आज भी मैं उनको देखता हूँ। 2005 7 जून 2005 को पहला उत्तराखंड पीसीएस का रिजल्ट आया था, और वहाँ से वो लोगों का ज्वाइनिंग वगैरह शुरू हुआ। करीब 20 साल से अब तो आईएएस हो गए लोग, पीसीएस से एसडीएम वगैरह सब आईएएस वगैरह हैं। आज भी उनको देखता हूँ तो डाउन टू अर्थ ही रहते हैं, वैसे ही बिहेवियर, वही सम्मान मान रहता है। तो ये व्यक्तित्व पे है। तो यार इसलिए कोई एसडीएम बन गया, कोई कुछ भी अफसर बन गया तो एरोगेंसी मत पालो। प्रदेश को आपकी ज़रूरत है, काम करो। हमारा काम अगली पीढ़ी को तैयार करना हो गया। वरुण जाएंगे, वरुण की कुर्सी पर कोई और आएंगे, और वरुण से अपेक्षा रहेगी कि उत्तराखंड में जो भी पद इनका है उसमें बेहतर निवेश करें और राज्य को आगे बढ़ाएं और यहाँ की जनता को कुछ उनके अपेक्षानुरूप दे पाएं। मुझे लगता है इसमें जो आनंद है किसी और में आनंद नहीं है। तो प्रोफेसर चौधरी साहब ने इशारों में यही समझाने का उनका प्रयास था, और मैं भी यही खुल के बोल रहा हूँ। तो कुछ खास टिप्स अगर स्टूडेंट को देना चाहें, टिप्स वगैरह कोई हो तो 1-2 दे दीजिए, उसके बाद हम लोग इसको समाप्त करते हैं।
सर अगर मैं मेंस की बात करूं तो राइटिंग ही मेरे को मंत्रा लगता है कि आप जितना लिखेंगे आपको समझ में आएगा कि जो आपने पढ़ रखा है उसको इनकॉर्पोरेट कैसे करना है लिखते टाइम पे, वरना जो लिख रहे हैं वो बिल्कुल डिस्कनेक्टेड रहेगा जो आपने पढ़ रखा होगा। तो लिखना तो मस्ट है, चाहे आप, क्योंकि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी रहते हैं जिसमें शायद 25 वर्ड्स वाले रहते हैं, फिर आपको लॉन्ग वाले भी लिखने होते हैं। तो आपको कैसे स्विच करना है और कैसे वर्ड्स को मैनेज करना है उतने कम या ज़्यादा स्पेस में, वो आना चाहिए। रही बात इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू का प्रोसेस तो मतलब आपकी डे बाय डे चलता है। आपकी सोशल अपब्रिंगिंग, आपकी पेरेंटल, आपकी जो फैमिली में अपब्रिंगिंग होती है उसी से ही स्टार्ट हो जाता है। आप कितने डिसिप्लिन्ड है, आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, आपका चलने का तरीका कैसा है, पैर घिसर कर तो नहीं चल रहे हैं, आप कॉन्फिडेंटली चल रहे हैं, वो सब है। तो आई थिंक इन माइन्यूट चीज़ों को अगर कंसिडर किया जाए तो इंटरव्यू कोई ऐसा बड़ी चीज़ तो नहीं है, इंटरव्यू तो नहीं है ऐसा। ठीक है, वो सही बोल रहे हैं आप। इंटरव्यू डे बाय डे की चीज़ है। राइटिंग भी कंटिन्यूटी में रहनी चाहिए। राइटिंग तो हम 40-60 का रेशियो बना देते हैं बाद में कि 40% पढ़िए, 60% लिखिए, और शुरू में बोलते हैं कि आप 70% पढ़िए और 30% लिखिए। धीरे धीरे फ्लो आ जाता है हर स्टूडेंट अपने ढंग से। तो आज बच्चा आप लोगों के लिए ये बातचीत थी। वरुण चूँकि देहरादून में है तो ये उपस्थित हो गए, और शुभांगी भी देहरादून की है, यहीं कोचिंग के बगल में रहती है, फल्लांग भर दूरी पे, लेकिन चूँकि दिल्ली में है तो नहीं आ सकती। बाकी बच्चे जो है पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, कहीं कहीं बिखरे हुए हैं तो एकदम तो नहीं आ सकते। तो वरुण आए, और मैं समझता हूँ कि आपको बहुत बहुत फिर से शुभकामनाएं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप सिलेक्शन ले लीजिए, पिताजी का उम्र बढ़ा देते हैं और 10 रोग होने नहीं पाता है। और एक दो जो हुआ है वो अपने आप पैथोलॉजी में जाएंगे तो उसमें रिपोर्ट में कुछ और आएगा, हुआ ही नहीं रहता। क्योंकि कैरियर की जो खुशी 60 के 65 की उम्र में जो माता पिता होते हैं, क्योंकि बच्चे जब 30-35 में होते हैं तो माता पिता भी 60-65 की यात्रा में होते हैं, तो उस समय जो कैरियर, अपने बच्चों की कैरियर की खुशी होती है ना, वो शायद अपनी जवानी में जो कैरियर पाए थे उससे ज़्यादा खुश होते हैं, उससे भी ज़्यादा। इसलिए हम कहते हैं माता पिता के 2 कैरियर होते हैं, एक अपना जब वो 25-30 के थे, दूसरा वो जब उनके बच्चे 25-30 में होते हैं। वो 2 कैरियर से जूझते हैं, और दूसरा कैरियर ये है अपने माता पिता के लिए। इनके पिताजी भी कहाँ पे थे, रिटायर्ड कहाँ से हुए? बैंक ऑफ बड़ौदा से सर। बैंक में थे और रिटायर्ड हैं 5 साल से। तो जाहिर सी बात है कि अब इनकी सर्विस में आ जाने से काफ़ी राहत महसूस करेंगे। इसलिए नहीं कि घर में कोई असुविधा है, बल्कि इसलिए कि इनको काम मिला तो अपनी ज़िंदगी को रोज़ाना कंटिन्यूटी के साथ अच्छे डिसिप्लिन में ले जाएंगे। तो आज का बच्चा यहीं पे हम लोग कार्यक्रम कह लीजिए ख़त्म करते हैं।